नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की इकाई दूसरी पाठ तीसरा श्रम साधना इसका अध्ययन करने वाले। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, पाठ तीसरा श्रम साधना, इसके रचनाकार है श्री कृष्णदास जाजू जी। जाजू जी का जन्म हुआ था 1882 में अकासर राजस्थान में और उनकी मृत्यु हुई थी 1995 में, वो भी जयपुर राजस्थान में। ये जो श्री कृष्णदास जी हैं, उन्होंने 1920 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आने के बाद और देश सेवा में जो कार्य में जुट गए तो उनको लोग सम्मान स्वरूप तपोधन कहने लगे। क्या कहने लगे? तपोधन। श्री कृष्णदास जी 1920 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और देश सेवा के कार्य में जुट गए तो उनको लोग सम्मान के साथ तपोधन कहते थे। मतलब उनका निकनेम क्या था? तपोधन। उनकी कृतियां हैं स्वराज्य प्राप्ति में, सुधारक मीराबाई, जीवन का तात्विक अधिष्ठान आदि। इसके अतिरिक्त अनेक पुस्तकों के संपादक में उनका सराहनीय योगदान रहा है। छात्रों, इस गद्य संबंधी यह पाठ एक वैचारिक निबंध है। विचार करने के लिए यह पाठ जरूर अवश्य है। इस निबंध में लेखक ने मानवीय जीवन, संपत्ति के स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता कौन सी है, शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम आदि का विशेष विवेचन किया है। लेखक ने यहाँ श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए आर्थिक सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया है। छात्रों, अब यहाँ पर ये पूरे वीडियो को देखें, तभी आप सही ढंग से ये पाठ समझ पाओगे। पूरा वीडियो देखें और इस पाठ को समझ ले। एक विचारधारा पर ये दार्शनिक पाठ है। देखते हैं पाठ। गुलामी की प्रथा संसार भर, संसार मतलब पूरी दुनिया भर, गुलामी यानी के कुछ बलवान लोगों के कब्जे में बहुत सारे ताकतवर लोगों को या कमजोर लोगों को रखकर उनसे काम करवाया जाता था। पुराने जमाने में हर राष्ट्र में, हर देश में गुलाम होते थे। जैसे आज बाजार लगता है पशुओं को बेचने के लिए, जानवरों को बेचने के लिए, उसी तरह से पुराने जमाने में बहुत सारे देशों में गुलामों के बाजार लगते थे। जो बलवान आदमी, पैसे वाला, वो बाजार में जाता था, कुछ गुलाम खरीद कर लाता था और अपनी इच्छा के अनुसार उनसे काम करवाता था। वो खेतीबाड़ी का हो या घर का हो या कोई भी काम क्यों ना हो, वो गुलाम उसका, वो एक गुलामी। मतलब एक गुलाम का मतलब क्या होता? पराधीनता, दासता। गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्षों तक चलती रही। उस लंबे अरसे, अरसे यानी के विलंब, एक काल, उस अरसे में विद्वान मतलब बुद्धिमान लोग, तत्ववेत्ता मतलब दार्शनिक, तत्वज्ञ। दर्शन का अर्थ दो, दर्शन के दो अर्थ होते हैं। एक, भगवान के मंदिर में जाकर हम उन्हें जो प्रणाम करते, वो एक दर्शन होता है, और दूसरा दर्शन का अर्थ होता है तत्व। उस जमाने में जहां गुलाम बेचे जाते थे, गुलाम खरीदे जाते थे, उस जमाने में विद्वान, तत्ववेत्ता और साधु संतों के रहते हुए भी वो गुलामी की प्रथा, वो रिवाज चलता रहा, चलती रही। गुलाम लोग खुद भी मानते थे उनकी शायद बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, उन्हें ज्ञान नहीं था, लिखे पढ़े नहीं थे, इसलिए वो भी खुद मानते थे कि ये जो गुलामी की जो प्रथा है ना, वो उनके हित में है। फिर मनुष्य का विवेक जागृत हुआ। विवेक का मतलब विचार, बुद्धि। गुलामी की प्रथा को देखा और लोगों का विचार जागृत हुआ, बुद्धि जागृत हुई। अपने पैरों, अपने जैसे ही हाड़ मांस और दुख की भावना रखने वालों को एक दूसरा बलवान मनुष्य गुलामी में जकड़ रखे। क्या यह बात न्यायोचित है? ये न्यायता के लिए उचित है? यह प्रश्न सामने आया। इसको हल करने के लिए, उसका निपटारा करने के लिए आपस में युद्ध हुए, आपस में युद्ध भी हुए। अंत में गुलामी की प्रथा मिट कर रही, समाप्त हो गई। इसी प्रकार बाद में, गुलामी के बाद में प्रथा आई। कौन सी? राजाओं की, संस्थाओं की बात।
इसी प्रकार राजाओं की संस्थाओं की बात निर्माण हुई। जगत भर में हजारों वर्षों तक व्यक्तियों का, बादशाहों का राज्य चला, पर अंत में क्या क्या किसी एक व्यक्ति को हजारों आदमियों को अपनी हुकूमत मतलब शासन में रखने का अधिकार है? यह प्रश्न खड़ा हुआ, यह प्रश्न निर्माण हुआ। उसे हल करने के लिए अनेक घने युद्ध हुए, लड़ाइया, युद्ध मतलब लड़ाई हुई, और सदियों तक, सदियों मतलब शतक, 100 सालों का एक समय, सदियों तक कहीं ना कहीं झगड़ा चलता रहा। असंख्य लोगों को यातनाएं सहन करनी पड़ी। अंत में राज प्रथा मिट कर रही, और आज राज सत्ता प्रजा के हाथ में आई है, जिसे हम लोकशाही कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं। हजारों वर्ष तक चलती हुई मान्यताओं को छोड़ देनी पड़ी। जो राजाओं की प्रथा हो या गुलामी की प्रथा हो, इसे छोड़ना पड़ा, और राज सत्ता लोगों के हाथ में आई। हजारों वर्षों तक चलती हुई जो मान्यता थी, एक विचार था, एक नियम था, उसे छोड़ देना पड़ा। ऐसी ही कुछ बातें संपत्ति के स्वामित्व के बारे में भी है, जैसे राजा की प्रथा, गुलामी की प्रथा, और एक लोगों के हाथ में जो अभी सत्ता आई वो प्रथा, अलग अलग। उसी तरह से संपत्ति के बारे में प्रश्न निर्माण हुए। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक। संपत्ति के स्वामित्व और उसके अधिकार की बात जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि संपत्ति किसे कहते हैं और वो बनती कैसे है। संपत्ति मतलब धन दौलत, वैभवपूर्ण जीवन जीने के लिए जो चाहिए उसे संपत्ति कहते हैं। वो कैसे बनती है? आमतौर पर, साधारण हिसाब से अगर देखें तो आमतौर पर यह माना जाता है कि रुपया, नोट या सोना चांदी का सिक्का ही संपत्ति है। लेकिन यह ख्याल मतलब विचार गलत है, क्योंकि ये तो संपत्ति के माप तोल के साधन मात्र हैं। संपत्ति तो वे ही चीजें हो सकती है जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती है। उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, एवं कुछ सुख सुविधा और आराम के लिए होती हैं। अन्न, वस्त्र और मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। प्राथमिक मतलब प्रारंभिक, जिनके बिना उसकी गुजर बसर नहीं हो सकती। गुजर बसर का मतलब है निर्वाह नहीं हो सकती। इनके अलावा दूसरी अनेक चीजें हैं जिनके बिना मनुष्य रह सकता है। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए, जिंदगी जीने के लिए अन्न, वस्त्र और मकान, ये प्राथमिक आवश्यकता जरूरी है। उसके बगैर जो भी कोई चीजें हैं उसके बगैर मनुष्य जिंदगी जी सकता है, जिंदा रह सकता है, जिंदगी जी सकता है। तो प्रश्न उठता है कि संपत्ति रूपी ये सब चीजें बनती कैसे हैं? सृष्टि में, इस संसार में, सृष्टि में नानाविध मतलब अलग अलग द्रव्य तथा प्राकृतिक मतलब नैसर्गिक साधन है। संपत्ति कैसे बनती है? तो सृष्टि में नानाविध मतलब अलग अलग द्रव्य और प्राकृतिक साधन है, उनको लेकर मनुष्य शरीर श्रम करता है। वो जो प्राकृतिक साधन है, द्रव्य है, उसको लेकर मनुष्य शरीर श्रम करता है, शरीर मेहनत करता है, तब ये काम की चीजें बनती है। कौन सी? जिसे हम संपत्ति कहते हो। अतः संपत्ति के मुख्य साधन दो है। संपत्ति के मुख्य साधन कितने हैं? दो। एक है सृष्टि के द्रव्य और दूसरा है मनुष्य का शरीर श्रम। यंत्र से कुछ चीजें बनती दिखती हैं, यंत्र से कुछ चीजें बनती दिखती हैं, पर वे यंत्र भी शरीर श्रम से बनते हैं और उनके चलाने में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शरीर श्रम की आवश्यकता होती है। केवल बौद्धिक श्रम से कोई उपयोग की चीज नहीं बन सकती, अर्थात बिना शरीर श्रम के संपत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। कोई भी संपत्ति निर्माण करनी है ना, तो उसके लिए मनुष्य के शरीर की जो श्रम शक्ति है उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। संपत्ति के स्वामित्व, स्वामित्व मतलब संपत्ति पर मालिकाना हक, मालिक का जो हक होता है
वो संपत्ति का कौन मालिक है, कौन मालिक है, किसने बनाए, ये जो मालिकाना हक है उसके बारे में। संपत्ति के स्वामित्व में शरीर श्रम करने वालों का स्थान क्या है? शरीर श्रम से संपत्ति का निर्माण होता है, उसके बगैर संपत्ति निर्माण होती ही नहीं है। तो जो लोग, जो आदमी शरीर श्रम करने के बाद संपत्ति का निर्माण करते हैं, उनका स्थान क्या है? जो प्रत्यक्ष शरीर श्रम से काम करते हैं उन्हें तो गरीबी में या कष्ट में ही अपना जीवन बिताना पड़ता है, और उन्हीं के द्वारा उत्पादित संपत्ति दूसरे थोड़े से हाथों में इकट्ठा होती रहती है। श्रमजीवियों मतलब शारीरिक मेहनत पर जीवन निर्वाह करने वाले, गुजारा करने वाले, उसे कहते हैं श्रमजीवी। श्रमजीवियों की बनाई हुई चीजें व्यापारियों या दूसरों के हाथों में जाकर उनके लेन देन से कुछ लोग मालदार मतलब अमीर पैसे वाले बन जाते। वर्ष भर मेहनत कर किसान अन्न पैदा करता है। उदाहरण के तौर पर दिया यहाँ पर, वर्ष भर साल भर किसान जो है अपनी खेती में या कभी कभी दूसरों की खेती पर जाकर भी मेहनत करता है और अन्न पैदा करता है, अन्न निर्माण करता है, फसल उगाता है, उसे तैयार करता है। लेकिन बहुत दफा मतलब बहुत समय ऐसा दिखाई देता है, बहुत से वक्त बहुत दफा ऐसा दिखाई देता है, दफा का मतलब मतरबा, बार, बहुत सी बार ऐसा दिखा देता है। क्या दिखा देता है? यहां जो बन जाते हैं मालदार वगैरह और जो किसान होते हैं वो अन्न उगाते हैं, तो उनका जो है उनके बारे में अगर देखा जाए तो उसकी खुद की आवश्यकता भी पूरी नहीं होती। किसकी? किसान की। साल भर मेहनत करने के बाद जो फसल उगाता है, उसे निर्माण करता है, मेहनत करता है, और बहुत से लोग उनके पास ऐसा दिखता है कि उनकी साल भर की जो आवश्यकता होती है ना जरूरी, वो भी पूरी नहीं होती। वही अनाज व्यापारियों के पास जाकर उनको धनवान बना देता है। संपत्ति बनाते हैं मजदूर और धन इकट्ठा होता है, और उसके पास जो केवल व्यवस्था करते हैं, मजदूरी नहीं करते। मजदूर श्रमजीवी मेहनत करते, संपत्ति को बनाते हैं, लेकिन किन के लिए? जो धनवान लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, धंधा करते वो लोग, उनके लिए बनाते। ये व्यवस्था जो है बनाने का काम करते हैं, मजदूरी नहीं करते। वो जो पैसा निर्माण करते बड़ा, वो अपने धंधे से, चालाकी से, बुद्धिजीवी से। इसलिए वो कहते हैं जो मेहनत करते हैं वो गरीबी में ही जीवन जीते हैं, और जो खाली व्यवस्था करते हैं, इंतजाम करते हैं, धंधा करते, वो लोग पैसे वाले बन जाते हैं, वो मजदूरी करते ही नहीं। जीवन निर्वाह या धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं। अभी लोग समाज में अगर आप देखें, दुनिया में अगर देखें, तो बहुत सारे लोग, यहां तक कोई गैरेज में काम करता है, कोई दुकान में काम करता है, कोई दुकान खुद का निकाल लेता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, अलग अलग क्षेत्र में। कोई चोरी करता है पेट पालने के लिए, कोई डकैती करता है, कोई मजदूरी करता है, अलग अलग व्यवसाय कर रहे हैं। किसके लिए? धन कमाने के लिए। इनके मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें शरीर श्रम आवश्यक है, और कुछ ऐसे हैं जो बुद्धि के बल पर चलाए जाते हैं। पहले प्रकार जो शरीर श्रम के बल पर चलते हो, पहले प्रकार के व्यवसाय को हम श्रमजीवियों के व्यवसाय कहें, और दूसरों को बुद्धिजीवियों के व्यवसाय। जो राजकाज चलाने वाले मंत्री आदि तथा राज्य के कर्मचारी ऊंचे ऊंचे पद से लेकर नीचे क्लर्क तक, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी आदि ऐसे हैं जो अपना भरण पोषण निर्वाह बौद्धिक काम से करते। शरीर श्रम से अपना निर्वाह करने वाले कौन होते हैं? किसान, मजदूर, बढ़ई मतलब उसे मराठी में हम सुतार कहते हैं। राज का मतलब मराठी में उसे गौंडी कहते हैं, जो मकान बनवाने का काम करते हो। लुहार आदि ये क्या करते हैं? शरीर श्रम करते हैं। समाज के व्यवहार के लिए इन बुद्धिजीवों और श्रमजीवियों दोनों प्रकार के लोगों की जरूरत है। समाज को अगर हमें विकसित बनाना है तो ये बुद्धिजीवी लोग की भी जरूरत है और श्रमजीवी लोगों की भी जरूरत है, इनकी जरूरत है।
और सामाजिक दृष्टि से इन दोनों के व्यवसाय के मूल्य में बहुत फर्क है। दोनों की जरूरत है। कुछ लोग अपना पेट पालने के लिए, परिवार चलाने के लिए बुद्धि को इस्तेमाल करके निर्वाह करते हैं, और कुछ शरीर श्रम करके। शरीर श्रम करने वाले कौन से? किसान, मजदूर, बढ़ई, राज, लोहार आदि। और बौद्धिक काम करने वाले कौन से होते हैं? क्लर्क, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी आदि। ऐसे दोनों की समाज को जरूरत है। लेकिन अगर उनके बारे में देखें तो दोनों के व्यवसाय के मूल्य में बहुत फर्क है। जो बुद्धिजीवियों का जीवन श्रम जीवों पर आधारित है। जितने लोग बुद्धिजीवी हैं ना, वो सब का जीवन श्रम करने वाले लोगों पर ही आधारित है। ऐसा होते हुए भी दुर्भाग्य ये है कि श्रम जीवन की मजदूरी एवं आमदनी कम है। समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं है। जो बहुत मेहनत करते हैं ना, उनकी कोई इज्जत ही नहीं है, उन्हें कोई सम्मान ही नहीं है, उनकी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है, और उनको अपना जीवन प्राय कष्ट में ही बिताना पड़ता है। व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र में यह नियम बताया गया है। कौन सा? व्यापारी कोई भी माल खरीदता है ना, सस्ता से सस्ता खरीदता है। इसलिए नियम बताया। कौन सा? खरीदी सस्ती से सस्ती हो, और जो माल सस्ते में खरीद लिया है उसे बेचना है ना मार्केट में, बाजार में, वो महंगा से महंगा बेचा जाए। इसलिए वो कहते हैं व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र में नियम बताया है कि खरीद सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी। मुनाफे की कोई मर्यादा नहीं। आप कितना भी मुनाफा यहां पर कमा सकते हैं। जो कारखाना मजदूरों के शरीर श्रम के बिना चल ही नहीं सकता, उसके मजदूर को 1500 का मासिक से अधिक भले ही न मिले, पर व्यवस्थापकों और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। मजदूरों के बल पर ही कारखाने चलते, लेकिन उनको महीने में बहुत कम तनख्वाह मिलता है, 1500। और जो मालिक है, जिन्होंने वो कारखाना शुरू करने के लिए भांडवल लगाया, पैसा लगाया, जो पूंजी लगाई, पूंजी का मतलब भांडवल लगाया, उनको बहुत सारा मुनाफा रहता है। वो मुनाफे की कोई गिनती नहीं है, उसे कोई मानती नहीं। छात्रों, मनुष्य समाज में रहने से अर्थात समाज की कृपा से ही व्यवहार चलाने लायक बनता है। जो मनुष्य है ना, समाज में रहने से, समाज की कृपा से ही व्यवहार चलाने लायक बनता है। कैसे? समाज से ही आदमी बड़ा बनता है, बुद्धिमान बनता है। समाज से ही, ध्यान रहे, समाज से ही, समाज की कृपा से ही। कैसे? बालक, जो बालक होता है ना, प्राथमिक शाला से लेकर देश विदेश के ऊंचे से ऊंचे महाविद्यालयों में सीखकर जो योग्यता प्राप्त करता है, वे शिक्षालय, वो स्कूल, पाठशाला, कॉलेज या तो सरकार द्वारा चला जाते हैं, जिनका खर्च आम जनता से टैक्स के रूप में वसूल किए हुए पैसों से चलता है, या दानी लोगों की कृपा से। समाज में कुछ दानी लोग होते हैं ना, वो दान करते हैं स्कूल चलाने के लिए, उनकी कृपा से। या सरकार को जो पैसा इकट्ठा होता है वो कैसे होता है? लोगों को जो चीजें खरीदते लोग, उन पर टैक्स लगाया जाता है, उसे कर कहते हैं मराठी में। कर, कर लगाकर, लगान कहते हैं हिंदी में उसे। तो टैक्स, लगान या कर समझ लीजिए आप। तो उससे पैसा वसूल करते हैं और वो पैसा शिक्षालय में लगा देते हैं। तो शिक्षालय या तो सरकार द्वारा चला जाते हैं, जिनका खर्च आम जनता से टैक्स के रूप में वसूल किए जाए किए हुए पैसे चलता है, या दानी लोगों की कृपा से ही। जो कुछ पढ़ने की फीस दी जाती है ना, आप थोड़ी बहुत फीस देते पढ़ने के लिए, वो तो खर्च के हिसाब से नगण्य है। वो पढ़ाने वाले टीचर, जो अध्यापक, उनकी तनख्वाह, वो चलाने, पाठशाला चलाने के लिए जो खर्चा लगता है, वो सरकार को देना पड़ता है। वो टैक्स से वसूल क्या होता है, आम जनता के टैक्स से। उसको समाज का अधिक कृतज्ञ रहना चाहिए। मतलब कृतज्ञ मतलब एहसानमंद, नेकी। तुम पढ़ लिख कर बड़े हो गए हैं, तुमने जो पढ़ाई लिए हैं पढ़ाई किए हैं, उसके लिए खर्च कहां से किया सरकार ने? आम जनता के खरीद से जो टैक्स वसूल किया गया उससे। इसलिए तुम जो बड़े हो गए पढ़ लिख कर, वो लोग, वो ये समाज के क्या है? कृतज्ञ हैं, एहसानमंद। वो एहसान स्वीकार करे समाज का,
कि उस पैसे के बल पर वो विद्या पढ़कर, ज्ञान पढ़कर योग्यता प्राप्त कर सका। इस सारी शिक्षा में जो कुछ ज्ञान मिलता है वो भी हजारों वर्ष तक अनेक तपस्वियों, त्यागी ने मेहनत करके जो कण कण संग्रहित कर रखा है उसी के बल पर मिलता है। व्यापारी और उद्योगपति भी व्यापार की कला विद्यालयों से, अपने साथियों से, यो समाज से प्राप्त करते हैं। वो व्यापारी जो है ना, उसके स्कूल है, पाठशाला है, बहुत सारे अलग अलग कोर्स हैं, डिग्रियां हैं, वो हासिल विद्यालय से मिलती है, या अपने जो साथी दोस्त होते हैं उनसे मिलती है। दोस्त तो समाज से होते हैं, या समाज से मिलती है। समाज को देख कर समझ आता है ये करे तो हमें अच्छा फायदा हो सकता है, मुनाफा हो सकता है। जब अपनी योग्यता प्राप्त करने में हमारा खुद का हिस्सा अल्पतम है, जो आप पढ़ लिख कर बड़े हो गए ना, उसमें आपने खाली पढ़ाई की है, लेकिन पढ़ाई के लिए जो खर्चा आया है वो समाज के टैक्स से किया गया है। आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ समाज से या साथियों से या विद्यालयों से प्राप्त हुआ है, तो उसमें आप जो बड़े हुए हैं पढ़ लिख कर, उसमें ज्यादा हिस्सा किसका है? समाज का है, खुद का बहुत कम है। और समाज की कृपा का अंश अत्यधिक। तो हमें जो योग्यता प्राप्त हुई, हम जो लायक बने हैं, उसका उपयोग समाज को अधिक से अधिक देना और उसके बदले में समाज से कम लेना, यही न्याय तथा हमारा कर्तव्य माना जा सकता है। चल रहा है कुछ उल्टा ही। व्यक्ति समाज को कम से कम देने की इच्छा रखता है और समाज से अधिक लेने का प्रयत्न करता है। कुछ भी ना देना पड़े तो उसे कोई रंज नहीं होता, उसे कोई रंज नहीं, रंज मतलब कोई दुख नहीं। यह गंभीर बुनियादी सवाल है, बुनियादी का मतलब आरंभिक, कि क्या बुद्धि का उपयोग विषम व्यवस्था को कायम रखकर पैसे कमाने के लिए करना उचित है? जो विषम व्यवस्था है, कुछ लोग बहुत सारे गरीब है, कुछ लोग बहुत सारे अमीर है, ये जो विषम व्यवस्था है वो व्यवस्था कायम रखने के लिए, रखकर पैसे कमाने के लिए करना उचित है? ये तो साफ दिखता है कि आर्थिक विषमता, आर्थिक मतलब पैसों के बारे में, आर्थिक विषमता का एक मुख्य कारण बुद्धि का ऐसा उपयोग ही है। जो पढ़े लिखे होते हैं वो ज्यादा भ्रष्टाचारी होते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, वो क्या बोलते, गफला करते हैं या लोगों को फंसाते हैं। समाज के देनदार होते भी समाज को कुछ देते नहीं। शोषण भी प्राय उसी से होता है। समाज का जो शोषण होता है ना, श्रम जीवन का शोषण होता है, और वो पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग करते हैं। इसीलिए विषमता का मुख्य कारण क्या है? बुद्धि का उपयोग इस्तेमाल करते लोगों को फंसाने के लिए, लोगों का शोषण करने के लिए। समाज में जो आर्थिक और सामाजिक विषमता चल रही है, पैसे में भी भेद है, संपत्ति में, और समाज में भी कीमत नहीं है। पैसे वालों को कीमत मिल जाती है, मान प्रतिष्ठा मिल जाती है, और श्रमजीवी को कुछ नहीं। ये जो आर्थिक और सामाजिक विषमता चल रही है, उसमें शोषण, अशांति होती है। उसे मिटाने के लिए जगत में अनेक योजनाएं अब तक सामने आई, और इनमें कुछ पर अमल भी हो रहा है, इन पर कुछ अमल भी हो रहा है। अहिंसा द्वारा ये जटिल मतलब कठिन प्रश्न हल करना, तो गांधी जी ने इस आशय में, इस अर्थ में, इस विचार में, इस मतलब में एक सूत्र बताया है। पेट भरने के लिए हाथ पैर, पेट भरने के लिए हाथ पैर, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान देने के लिए बुद्धि। ऐसी व्यवस्था हो कि हर एक को 4 घंटे शरीर श्रम करना पड़े और 4 घंटे बौद्धिक काम करने का मौका मिले, और 4 घंटों के शरीर श्रम से इतना मिल जाए उसे कि उसमें उसके परिवार का, उसके घर का निर्वाह हो सके, निर्वाह चल सके। अभी समाज में यह चल रहा है कि बहुत से लोग अपनी आजीविका मतलब रोजगार, रोजी शरीर श्रम से चलाते हैं और थोड़े बौद्धिक श्रम से। समाज में अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शरीर श्रम से अपना कारोबार चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं, अपना पेट पालते हैं, और थोड़े लोग, समाज में बहुत सारे लोग जो है ना, उसमें से थोड़े लोग बौद्धिक श्रम से अपना निर्वाह करते हैं। जिनके पास संपत्ति अधिक है वे आराम में रहते हैं। अनेक लोगों में श्रम करने की आदत भी नहीं है। इस दशा में, इस अवस्था में
उक्त नेम कौन सा? गांधी जी का 4 घंटे शरीर श्रम, 4 घंटे बौद्धिक काम। ये जो उक्त ऊपर का जो नेम है वो अमल होना दूर की बात है, फिर भी उसके पीछे जो तथ्य हैं वो हमें स्वीकार करना चाहिए। भले ही हमारी दुर्बलता के कारण हम उसे ठीक तरह से न निभा सके, क्योंकि आजीविका की साधन सामग्री किसी न किसी के श्रम बिना हो ही नहीं सकती। जो हमारी रोजगार है ना, रोजी रोटी, वो कोई ना कोई तो उसे श्रम करता है, किसी न किसी को उसके लिए श्रम करना पड़ता है, उसी से बनता है। इसीलिए बिना शरीर श्रम किए उस सामग्री का उपयोग करने का न्यायोचित, न्याय के अनुसार अधिकार हमें नहीं मिलता। अगर पैसे के बल पर हम सामग्री खरीदते हैं तो उस पैसे की जड़ भी अंत में श्रम ही ना। हम पैसा कमाते लेकिन पैसा आपने कमाया, लेकिन उसने उसके लिए किसी तरह श्रम किया है। उसकी जड़, उसका मूल भी क्या है? श्रम है। धनिक लोग अपनी ज्यादा संपत्ति का उपयोग समाज के हित में, ट्रस्टी, ट्रस्टी मतलब होता है विश्वस्त, जो संस्था स्थापित करते हो उसे कहते हैं ट्रस्टी। धनिक लोग अपनी ज्यादा संपत्ति का उपयोग समाज के हित में ट्रस्टी के तौर पर करें। जो पैसे वाले हैं ना, वो ट्रस्टी निर्माण करें, उससे कोई व्यवसाय चलाए और उसमें जो श्रमिक लोग हैं उनके फायदे का काम हो। संपत्ति दान यज्ञ और भूदान यज्ञ का भी आखिर आशय क्या है? अपने पास आवश्यकता से जो कुछ अधिक है उस पर हम अपना अधिकार न समझकर उसका उपयोग दूसरों के लिए, समाज के लिए, परोपकार के लिए करें। यह भी बहुत चलती है कि धनिकों के दान से सामाजिक उपयोग के अनेक बड़े बड़े कार्य होते हैं। यह समाज में बहुत चलती है, चर्चा होती है, वाद विवाद होता है कि जो बड़े बड़े काम होते हैं ना, वो धनिकों के, मतलब जो अमीर लोग हैं उनके दान धर्म से ही चलते हैं। जैसे कौन से काम? बड़े बड़े अस्पताल, विद्यालय आदि। अगर व्यक्तियों के पास संपत्ति इकट्ठी न हो तो समाज को ये लाभ कैसे मिलेंगे? वास्तव में जब संपत्ति थोड़े से हाथों में बंधी न रहकर समाज में फैली रहेगी तो सहकार पद्धति से बड़े पैमाने पर ऐसे काम आसानी से चलने लगेंगे और उनका लाभ लेने वाले याचक या दीन, मतलब गरीब की तरह नहीं, सम्मान पूर्वक लाभ उठाएंगे। अगर आप संपत्ति सबके हाथों में फैला देंगे, संपत्ति को बाजार में लाओगे, तो सब अपने सम्मान के साथ जिंदगी जिएंगे, मेहनत कर कर ही। अर्थशास्त्री कहते हैं, अर्थशास्त्री में पैसों के बारे में, संपत्ति के बारे में जो ज्यादा ज्ञानी है वो कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्पादन की प्रेरणा के लिए व्यक्ति को स्वार्थ के लिए अवसर देने होंगे। जैसे जो कंपनी वाले हैं या कोई निर्माण करते, उन्हें भाई ये उत्पन्न निर्माण करना है, आप मुनाफा कितना भी कमाओ, उनको स्वार्थ उनका साधने दो। ऐसे अगर उन्हें अवसर का मतलब मौके देंगे तो ही वे बड़ा काम करेंगे, कारखाना या कंपनी निर्माण करेंगे। तो कहते हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं कि उत्पादन की प्रेरणा के लिए, उत्पादन की प्रेरणा देनी है लोगों के लिए, तो उनको क्या बताना है? तुम्हारा स्वार्थ साध लो, अवसर देने होंगे उनके लिए, वरना देश में उत्पादन और संपत्ति नहीं बढ़ सकेगी। अर्थशास्त्री कहते हैं ये जो नया धंधा शुरू करते, नया व्यवसाय शुरू करते, तो उन्हें उनका स्वार्थ साधने दो, तभी वो धंधा शुरू करेगा। स्वार्थ देखकर वो शुरू करेगा और देश में उत्पादन बढ़ेगा और फिर देश की संपत्ति बढ़ जाएगी। अगर नहीं देंगे तो उत्पादन भी नहीं बढ़ेगा और संपत्ति भी नहीं बढ़ेगी। इसलिए देश में उत्पादन और संपत्ति नहीं बढ़ सकेगी, बचत भी नहीं होगी। देंगे तो उनको, अगर स्वार्थ देंगे तो यहां बचत नहीं होगी, संपत्ति नहीं बढ़ेगी। अनुभव बताता है कि पूंजी और गरीबी या बेकारी की समस्या हल नहीं कर सकी है। अनुभव बताता है कि पूंजी मतलब भांडवल और गरीबी मतलब दीनता, बेकारी, काम करने के लायक हैं, आपकी इच्छा भी है लेकिन काम नहीं मिलता, उसे कहते हैं बेकारी। जो समस्या है ना, हल नहीं कर सकी। जो स्वार्थ जहां ज्यादा आया है वहां ये तीनों भी, बेकारी, पूंजी और गरीबी, इसकी समस्या वो हल नहीं हो सकी। नैतिक दृष्टि से भी स्वार्थ वृत्ति का पोषण करना योग्य नहीं है। मतलब अर्थशास्त्री की जो
बात है वो यहाँ पर सिद्ध नहीं होगी। अगर उसे स्वार्थ साधने का चांस, संधि दी, मौका दिया, तो देश का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, देश की संपत्ति नहीं बढ़ेगी, गरीबी भी नहीं हटेगी और बेकारी भी नहीं हटेगी। नैतिक दृष्टि से भी स्वार्थ वृत्ति का पोषण करना योग्य नहीं है। बहुत करके स्वार्थ का अर्थ होता है कि परार्थ की हानि। स्वार्थ का मतलब क्या होता है? मेरा स्वार्थ मैंने साध लिया, उसका मतलब दूसरे किसी का तभी नुकसान हो गया, उसकी हानि हो गई, तभी तो मेरा स्वार्थ सिद्ध हुआ ना। उसी में से स्पर्धा बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप कुछ थोड़े से लोग ही लाभ उठा सकते हैं, बहुसंख्यकों को तो हानि पहुंचती है। मानवोचित सहयोग की जगह जंगल का कानून या मत्स्य न्याय चलता है। आखिर देखना है कि समाज का कल्याण किस वृत्ति से होगा। वृत्ति यानी स्वार्थ की भावना, या वृत्ति का मतलब जो विचार करने का ढंग है वो। अगर समाज में स्वार्थ वृत्ति के लोग अधिक हो तो क्या कल्याण की आशा रखी जा सकती है? समाज तो परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। जब तक परोपकार नहीं बढ़ेगा तब तक समाज ऊपर नहीं उठ सकता। संपत्ति बढ़ाने के लिए स्वार्थ का आधार दोषपूर्ण है। अगर देश को अमीर बनाना है, देश को महासत्ता बनाना है, तो आपको व्यापारियों को, जो कारखाने के मालिक है, भांडवलदार पूंजीवादी, उनको उनका स्वार्थ एक हद तक ही हासिल करने के लिए के उन्हें स्वार्थ का अधिकार नहीं देना चाहिए, तभी हम ऊंचाई पर जा सकते हैं, हमारा राष्ट्र ऊंचाई पर जा सकता है। इस संबंध में कुछ भाई अमेरिका का उदाहरण पेश करते हैं। कहते हैं कि जिनके पास संपत्ति इकट्ठी हुई है उन पर कर लगाकर कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। जिनके पास ज्यादा पैसा जमा हुआ ना, उनको ज्यादा कर लगाओ, फिर वो जो कर का पैसा है वो राज्य के तिजोरी में आएगा और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। कल्याणकारी मतलब वेलफेयर। उसी आधार पर भारत को कल्याणकारी मतलब वेलफेयर राज्य बनाने की बात चली है। लोगों से कर ज्यादा वसूल करें, जो ज्यादा पैसे वाले हैं उनसे, और राज्य का निर्माण करें। कल्याणकारी राज्य का अर्थ यह समझा जाता है कि सब तरह के दुर्बलों को, गरीबों को राज्य सत्ता द्वारा मदद मिले। बस ये अर्थ तो, अर्थात बड़े पैमाने पर कर वसूल करके उससे गरीबों को सहारा दिया जाए। भारत जैसे देश में क्या इस बात का बन पाना संभव है? प्राथमिक आवश्यकताओं के बारे में मनुष्य अपने पैरों पर खड़े रहने लायक हुए बिना स्वतंत्र नहीं रह सकता। किसी न किसी प्रकार उसे पराधीन रहना होगा। हमारी सामाजिक विचारधारा में एक बड़ा भारी दोष है। हमारे समाज में एक जो विचार चल रहा है उसमें एक बड़ा भारी दोष है, दुर्गुण है। क्या है? हम शरीर श्रम करना नहीं चाहते, वरना उसे हीन दृष्टि से देखते हैं। जो मेहनत करता है उसे नीच समझते, तुच्छ समझते, हल्का समझते, उसे प्रतिष्ठा ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है। और जिनको शरीर श्रम करना पड़ता है उन्हें समाज में हीन दर्जे का मानते हैं। अमीर या गरीब कोई भी श्रम करना नहीं चाहता। धनिक अपने पैसे के बल से नौकरों द्वारा अपना काम चला लेता है, गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। हमें यह वृत्ति बदलनी चाहिए। शरीर श्रम की केवल प्रतिष्ठा स्थापित कर संतोष नहीं मानना है, उसके लिए हमारे दिल में प्रीति मतलब प्यार, एक लगाव, प्रीति मतलब प्यार, लगाव होनी चाहिए। आज श्रमिक भी कर्तव्य परायण नहीं रहा है। मतलब कर्तव्य परायण का मतलब क्या होता है? कर्तव्य के प्रति निष्ठावान। श्रम की प्रतिष्ठा जो है ना वो भी, आज श्रमिक जो है ना मेहनत करने वाले, आज वो कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं है, मतलब कर्तव्य परायण नहीं रहे। श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाना उसी के हाथ में है। किसके? श्रमिक के हाथ में। जिस श्रम में समाज को जिंदा रखने की क्षमता है, जो आप मेहनत करते हैं ना, वो मेहनत में अगर समाज को जिंदा रखने की क्षमता है, उस श्रम का सही मूल्य अगर श्रमिक जान लेगा तो देश में आर्थिक क्रांति होने में देर नहीं लगेगी। क्रांति मतलब पूर्ण परिवर्तन, जल्दी से जल्दी बदलाव, उसे कहते हैं क्रांति। और ये आर्थिक क्रांति मतलब सब पैसे वाले हो जाएंगे, उनकी जिंदगी अच्छी जिएंगे वो सब।
गांधी जी ने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए ही रचनात्मक कार्यों को लोक चेतना का माध्यम बनाया है। चेतना यानी कि जागृत करना। उनकी मान्यता मतलब गांधी जी के विचार, मान्यता मतलब विचार, उनका कहना, उनकी मान्यताओं के अनुसार हरेक को नित्य मतलब हर दिन उत्पादक श्रम करना ही चाहिए। हर आदमी ने श्रम करना चाहिए। ये उन्होंने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए किया है। जो श्रम है वो और जो श्रमिक है श्रम करने वाला, वो दोनों की प्रतिष्ठा मतलब सम्मान कायम रहेगा। आप कुछ समय से जगत के सामने दया की जगह समता का विचार आया है। दया का जो भाव है उसके बदले कौन सा भाव आया है, कौन सा विचार आया है, कौन सी सोच आई है, कौन सा विवेक आया है? तो समता का विचार। ये विषमता कैसे दूर हो? कहीं कहीं लोगों ने हिंसा का मार्ग ग्रहण किया है। लोग हिंसा क्यों करते हैं? लोगों को समाज में गरीबी अमीरी की जो दरी है ना, जो फासला है ना, बहुत बड़ा लगता है, इसलिए लोग हिंसा करते हैं। उसमें अनेक बुराइयां निकली जो अब तक दूर नहीं हो सकी है। हिंसा करने की जो बुराइयां वो क्यों अभी तक दूर नहीं हो सकी? विषमता दूर करने में कानून भी कुछ मदद देता है, परंतु कानून से मानवोचित गुणों का, सद्भावना का विकास नहीं हो सकता। महात्मा जी ने हमें जो अहिंसा की विचारधारा दी है, उसके प्रभाव का कुछ अनुभव हम कर चुके हैं। गांधी जी ने हमें कौन सा विचार दिया है, कौन सी विचारधारा दी है? अहिंसा की विचारधारा दी है। उसका हमने अनुभव किया है। कौन सा अनुभव लिया है? भारत की परंपरा का ख्याल करते हुए यह संभव दिखता है कि विषमता का प्रश्न बहुत कुछ हद तक अहिंसा के इस मार्ग से हल हो सकना संभव है। आपको अगर ये विषमता का प्रश्न दूर करना है, नष्ट करना है, तो अहिंसा का मार्ग जो है उसे अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें धनिकों से पूरा सहयोग मिलना चाहिए। कैसे? जैसे राजनीतिक स्वराज्य का प्रश्न काफी हद तक अहिंसा के मार्ग से ही सुलझा। हमें जो आजादी मिली, वो आजादी के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों ने हिंसा की, लेकिन जब आजादी मिली तब हिंसा करने की जरूरत नहीं पड़ी। अहिंसा के मार्ग से ही हमें आजादी मिली है। तो यहां अहिंसा के मार्ग से अगर विषमता दूर करनी है तो हमें एक दूसरे को सहायता करनी होगी। वो कहते हैं हमें आजादी, पहले क्रांतिकारियों ने बहुत सारी अपनी जानें दी, वो शहीद हुए, वो उन्होंने अपनी आहुति दी देश के लिए, लेकिन यहां उनका कहना है जो अंत में हमें स्वराज्य मिला है, राजनीतिक स्वराज्य का जो प्रश्न है, वो भी काफी हद तक अहिंसा के मार्ग से मिला है। वैसे ही आर्थिक और सामाजिक समता का प्रश्न भी भारत में अहिंसा के मार्ग से ही सुलझेगा, ऐसी हम श्रद्धा रखें। आर्थिक और सामाजिक मतलब अमीर गरीब का जो प्रश्न है वो, और समाज में सबको एक जैसा समता का अधिकार जो है वो भारत में सबको मिलेगा, लेकिन कौन से रास्ते से? अहिंसा के मार्ग से मिलेगा। और उसी रास्ते से, उसी पथ से ये आर्थिक और सामाजिक समता दूर होगी, मतलब सबको मिलेगी, आर्थिक और सामाजिक समता मिलेगी। ऐसी हम सब भारतवासी श्रद्धा रखें, उस पर विश्वास रखें। छात्रों, यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। इस वीडियो को बार बार देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।